हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध न्यू क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज शुरू करेंगे एक नया मॉड्यूल जिसका नाम है इसेंशियल स्किल्स, यानी कि जरूरी सॉफ्ट स्किल्स। स्किल्स मतलब आपके कौशल। एक तो हैं आपके हार्ड स्किल्स जो आप अपनी ट्रेड में सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी में। एक है सॉफ्ट स्किल्स जो आपके व्यवहारिक कौशल हैं, उनको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सीखते हैं। तो कुछ इसेंशियल स्किल्स की इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, having a clear idea of our personality including strengths, weaknesses, thoughts, beliefs, motivation, values etc. is called। हिंदी में लिखा है ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने आप को पहचान रहे हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, कौन सी चीज़ हमें प्रेरित करती हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, ये अपने आप को जानना होता है। इसको इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस और हिंदी में आत्म जागरूकता कहते हैं। अगर हम अपने आप को पहचान गए, अपनी ताकतों को पहचान गए और अपनी कमज़ोरियों को भी पहचान गए, हम किन चीज़ों से प्रेरित होते हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम क्या बनना चाहते हैं, अगर ये फैसले हम अपने व्यक्तित्व के कुछ ट्रेट्स, जिनको हम व्यक्तित्व के गुण कहते हैं, अगर उनके बेसिस पे हम ये लेंगे तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम दूसरों को सिर्फ देख कर लेंगे तो सफलता की संभावनाएं उतनी नहीं होती, क्योंकि जो बात दूसरों के लिए अच्छे रिजल्ट्स देती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी दें, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व अलग होता है। इसका आंसर सेल्फ अवेयरनेस है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी पहचान नहीं बनाता है? योर ओपिनियंस, वैल्यूज़, लाइक्स, मार्क्स स्कोर्ड इन एग्ज़ाम। आपकी जो ओपिनियन है, आप किसी भी विषय के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, या आपके मूल्य क्या हैं, आप किन चीज़ों को ज़्यादा और किन चीज़ों को कम महत्वपूर्ण समझते हैं, आपकी पसंद और नापसंद क्या है, ये तीनों चीज़ें आपकी पहचान है। दुनिया आपको इनसे ही पहचानेंगी, ठीक है ना। मार्क्स स्कोर्ड इन एग्ज़ाम, ये आपकी पहचान नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, और परीक्षाएँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण है आपका नज़रिया, महत्वपूर्ण है आप। इसका आंसर डी है, क्योंकि हमसे सवाल में ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आपकी पहचान नहीं बनाता है। आपने परीक्षाओं में कितने मार्क्स स्कोर किए वो आपकी पहचान नहीं है। आपको क्या करना आता है एक्चुअली, वो आपकी पहचान होगी। परीक्षा परिणाम तो सिर्फ एक सूचक है कि शायद इसे ये आता है, फिर भी उसको जज किया जाएगा, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम से या आपके इंटरव्यू से, और या फिर जॉब पाने के बाद भी आपको जज किया जाएगा। अगर आप में कौशल है तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, नहीं है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, चाहे जॉब मिल जाए उसके बाद भी। क्वेश्चन नंबर 3, बैकग्राउंड रिफर्स टू अ पर्सन्स। पृष्ठभूमि किसी व्यक्ति के रिक्त स्थान को संदर्भित करती है। आपके एक्सपीरियंसेस, यस, इससे पहले जो भी आपके अनुभव हैं इंडस्ट्री के, कोई जॉब किया है आपने, वो आपकी पृष्ठभूमि बन जाती है कि आप ये जॉब करते हुए आए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आपको इस जॉब के बारे में कुछ आता होगा, करेक्ट। आपने क्या ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण, वो भी आपकी पृष्ठभूमि बन जाती है। अब किसी ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों को ही पसंद आएगा ना, जिनको इलेक्ट्रीशियन चाहिए होगा। वो आपकी पृष्ठभूमि बन जाती है, तो उन्हीं लोगों को अप्लाई करने दिया जाता है जिनकी पृष्ठभूमि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की होगी, और फिटर वालों के लिए फिटर, टर्नर के लिए, एंड सो ऑन। एजुकेशन, आपने क्या एजुकेशन की है वो भी आपकी पृष्ठभूमि बनती है। ये तीनों आंसर सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। रिक्त स्थान, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद योग्यताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती हैं। पर्सनल स्ट्रेंथ्स, यस, आपकी व्यक्तिगत जो मजबूतियां हैं, जो ताकत हैं, जो कौशल हैं, जो आपके व्यक्तित्व के गुण हैं, वो आपके स्ट्रेंथ्स में आते हैं और वो डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं सफलता में और आपका करियर में। पर्सनल वीकनेसेस हमारी मदद नहीं करती, वो तो हमारे लिए बाधाएं होती हैं। ऑप्शन बी गलत है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारी मदद करती हैं, लेकिन सवाल में पूछा गया है पर्सनल, अ पर्सन हैव, किसी व्यक्ति की। अपॉर्चुनिटी व्यक्ति के अंदर नहीं होती, अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में। आप प्रश्न में देखें, उसमें लिखा है व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में अवसर नहीं होते। थ्रेट्स भी हमारे लिए कोई बढ़ने में मदद नहीं करती, थ्रेट्स तो हमारे लिए बाधाएं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, पर्सनल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव
एंड नीड टू बी वर्कड ऑन। रिक्त स्थान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है। काम करना मतलब उन पे काम करें और उनको उनको ठीक करें। वो हमारी वीकनेसेस होती हैं। हमारी जो पर्सनल वीकनेसेस हैं वो हमारे लिए बाधाओं का काम करती है, नकारात्मक माना जाता है उनको। नकारात्मक मतलब ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ये हमें रोकेंगी। तो इन पर काम करना पड़ेगा, मतलब इन कमज़ोरियों को हटाना पड़ेगा और उनको मजबूतियाँ बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश से डर लगना या इंग्लिश को ना बोल पाना, ये हमारी वीकनेसेस हो सकती हैं। तो इस पर काम करना पड़ेगा, इसको बेहतर करना पड़ेगा। अब फिर ये हमारी वीकनेसेस नहीं रहेंगी। अगर हमें इंग्लिश में बोलना में सहजता आ गई तो फिर हमारी वीकनेस नहीं रह जाती है, फिर वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। करेक्ट? तो आंसर बी सही है। पर्सनल स्ट्रेंथ ये नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सनल स्ट्रेंथ हमारे लिए नकारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी नकारात्मक नहीं होती, सकारात्मक होती हैं। वो दूसरी बात है कि वो हमारे अंदर नहीं होती, वो बाहर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होगा, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आप आत्मविश्वास में हैं तो वो आपकी ताकत है। आत्मविश्वास हमारी कमजोरी तो नहीं हो सकती। ये आंसर गलत है। बीइंग लेजी, आलसी होना, आप लोग शर्माओ मत। बीइंग लेजी, यस, ये हमारी वीकनेस है। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, खासतौर से आपकी उम्र में तो आलसी नहीं हो सकती ना। तो ये आंसर सही है। हार्ड वर्किंग मतलब जो बहुत मेहनती है, मेहनती होना आपकी ताकत हो सकती है, कमज़ोरी नहीं हो सकती। एक्टिव मतलब सक्रिय, हर परिस्थिति में पार्टिसिपेट करने वाला, हर जगह अपने काम को बखूबी करने वाला, अच्छा लिसनर, अच्छा स्पीकर, उसको हम सक्रिय कहते हैं। मतलब वो हर परिस्थिति में एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये आपकी ताकत होगी, वीकनेस नहीं होगी। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीइंग लेजी, ये हमारी वीकनेस है। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। गोल्स यानी कि लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन, एक दीर्घकालिक। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स। आमतौर पर 2 साल से अंदर के गोल्स हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने ITI में एडमिशन लिया था तो आपका गोल ये होना चाहिए या ये था कि अगले 2 साल में मैं ITI के इस ट्रेड के बारे में सब कुछ सीख लूँगा और इसको क्लियर कर लूँगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, पूरी ज़िंदगी का गोल नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल ये हो सकता था कि उसके बाद फिर मैं किसी आपकी मनपसंद किसी भी कंपनी में अप्रेंटिस करूँगा या फिर उसके बाद जॉब प्राप्त करूँगा या आर्मी में जाऊँगा ट्रेड्समैन के तौर पर। अपने अपने अलग अलग बच्चे के गोल हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल हैं जिसको हम बाद में अपना लंबी समय के लिए उस ज़िंदगी को जिएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। गुड एंड बैड गोल्स नहीं होते। किसी छात्र के गोल अच्छे और किसी के बुरे ये नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन गुड और बैड लक्ष्य नहीं होते। रिच एंड पुअर गोल्स, हम उनको पैसों में भी नहीं देखते हैं कि कौन सा अमीर बनाने वाला गोल है और कौन सा कम अमीर या गरीब बनाने वाला गोल है। मतलब अगर देखते भी होंगे तो ये टर्म हम यूज़ नहीं करते हैं गोल्स के लिए। फिक्स टर्म एंड नॉन फिक्स टर्म, नॉन फिक्स टर्म और फिक्स टर्म नाम की कोई टर्मिनोलॉजी हमारे गोल्स के लिए काम नहीं करती। इसका आंसर जो है वो बी ही सही है, वो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। बाकी तीनों आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? यही तो है मेन चीज़ जिसके लिए आपको सारी ज़िंदगी हमने पढ़ाया है, जिसके लिए आपको इतना तैयार किया जा रहा है, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ताकि आपको तनाव ना हो सके। हमें आपको तनाव से बचाना है, क्योंकि ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? तनाव नहीं होना चाहिए। अब आपके पास पैसा नहीं है, तनाव हो जाएगा। आपको सम्मान नहीं मिल रहा, तनाव हो जाएगा। आपको समाज में अपनी जगह नहीं मिल रही, तनाव हो जाएगा। हम आपको तैयार कर रहे हैं ताकि इन तनाव से बच सकें आप आने वाली ज़िंदगी में। तो हमें बताना तनाव है क्या। फीलिंग ऑफ जॉय मतलब जब हम खुशी की अनुभूति, इसको तनाव नहीं कहते। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की अनुभूति, इसको भी तनाव नहीं कहते ना। फीलिंग ऑफ डिलाइट, डिलाइट भी आनंद की या खुशी की अनुभूति को कहते हैं। तो ए और बी और सी तीनों आंसर गलत हैं। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और निराशा की भावना, दोनों निराशा ही हैं। ऑल राइट, फ्रस्ट्रेशन भी निराश होने को ही कहते हैं और डिसअपॉइंटमेंट भी निराश होने को ही कहते हैं। तो इस फीलिंग को हम कहते हैं स्ट्रेस। और हमारा उद्देश्य ये है, जितना भी ये शिक्षा और ट्रेनिंग के क्षेत्र के जुड़े हुए सरकार से लेके और प्राइवेट इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट तक, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को जो है आपको एक ऐसी लाइफ जीने का मौका दिया जाए, उसकी ऐसी तैयारी करवाई जाए आपकी कि आने वाली आपकी लाइफ कम से कम तनाव वाली हो। तनाव तो आएंगे दोस्तों, वही तो चुनौतियां हैं, तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज़ अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस? अच्छा, अब तनाव जो है कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। आप कहते हो अच्छे तनाव कौन से हैं? अच्छे तनाव वो हैं जो आप अपने मर्ज़ी से लेते हैं। मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, बहुत सारे काम हैं,
लेकिन काम समय से होने पड़ेंगे, क्योंकि ये फंक्शन में बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं और इज्जत बेइज्जती का मामला है। तो तनाव आप लेंगे, टेंशन होगी ना, स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। तो वो होते हैं गुड़ तनाव, जब हम अपनी मर्जी से लेते हैं और किसी सफलता को पाने के लिए लिए जाते हैं, उनको गुड़ तनाव कहते हैं। वो भी तैयारी इसी से होगी जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है। अगर आपको कौशल, आपके अंदर कौशल है, तो जब वो मार्च एंडिंग का प्रेशर आता है ना हर साल इंडस्ट्रीज में कि भाई ये टारगेट है और इसको पूरा होना है, इस मार्च में ये सारी डिस्पैच होनी है, फिर ओवर टाइम लगते हैं, हर आदमी अपने 100% एक्टिव स्टेट में आ जाता है और बहुत एक मज़ेदार माहौल होता है, दिन रात काम होता है फिर। तो वो एक गुड तनाव है, उसको लेना चाहिए, उसी को लेने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स। यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, उसको गुड़ तनाव नहीं कहते। वो तो तब होता है जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। वो तब होगा जब कौशल की कमी होगी, वो बैड तनाव है। ऑप्शन ए गलत है। इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ, ये आपको खुद पर शक करवाता है कि मैं किसी लायक हूँ या नहीं हूँ, वो भी बैड तनाव है, वो हम नहीं चाहते। इसीलिए आप चाहते हैं कि आप लोग अपने कौशल को पूरा विकास करें उसका। तो ये भी गलत है आंसर। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन और लॉस ऑफ स्लीप, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत दिनों तक आप जो है तनाव में रहें और रातों को की नींद आपकी उड़ जाए। वो ये शॉर्ट टर्म गुड स्ट्रेस जो है वो छोटे समय के लिए काम करते हैं। जिस दिन आपने वो अपनी वो काम करके सफलता पा ली, उस दिन तनाव खत्म, उस दिन तो शाबाशियाँ मिलेंगी ना, उन शाबाशियों के लिए तो हम वो तनाव लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। मेक्स यू फिजिकली इल और कॉज पेन, आपको बीमार कर देगा और आपको दर्द होने लगेगा जगह जगह, नहीं वो नहीं होता, वो बैड तनाव होता है, वो बीमारियों की वजह से होता है। विच ऑफ दीज कैन बी कॉज ऑफ स्ट्रेस, इनमें से कौन सा तनाव का कारण हो सकता है। प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्जाम, यस, आपको लोगों को तनाव नहीं हो रहा, हाई एग्जाम में क्या होगा, हाई नंबर कैसे आएंगे, है ना, हो रहा है ना तनाव, तो ये है कारण। ये भी हो सकता है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का तनाव, ये हो सकता है। दूसरा है कन्फ्लिक्ट अमंग फ्रेंड्स, दोस्त यारियों में लड़ाई हो जाए, मन मुटाव हो जाए, कोई रूस जाए, तनाव हो जाता है ना, आप भी नहीं बोल रहे, वो भी नहीं बोल रहे, तनाव तो होगा दोनों को, ये भी आंसर सही है। लॉन्ग कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क, मेरे साथ ये बहुत होता है, घर से काम के लिए लंबी यात्रा पे जब जाना होता है ना, तनाव हो जाता है, यार घर से जाना पड़ेगा, 5 घंटे का सफ़र है, लगातार सफ़र करना पड़ेगा, वहाँ जाके धूप में काम करना पड़ेगा, रात को थक के आना पड़ेगा, पता नहीं कितने बजे आऊँगा, ये तनाव है। तो ये सारे ऊपर के तनाव हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ बैड स्ट्रेस, अब हमें बताना है गंदे वाला तनाव कौन सा होता है। वो होता है जो आपको हतोत्साहित कर दे, आपको अपने ऊपर शक करने लगे, आप सारे हथियार डाल दें और आप अपना आत्मविश्वास खो दें, वो होते हैं लंबे तनाव। और वो तब होते हैं जब हमारा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या कौशल या ज्ञान पूरा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रिवेंट यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, यस, बैड तनाव आपको अपने लक्ष्यों को पाने में बाधाएं बन जाते हैं, आप पा नहीं पाते हैं फिर उन लक्ष्यों को। ऑप्शन बी है मेक्स यू फील फिजिकली इल और इन पेन, स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मेरी हर वीडियो के आखिर में मैं कहता हूँ आपको खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। समझ में नहीं आई थी तब बात, आज समझ जाओगे। तनाव में आप जब भी रहोगे बहुत सारी बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें इंसानों को तनाव की वजह से हो रही हैं। तो तनाव वो भयंकर चीज़ है, ख़ास तौर से बैड तनाव, जो आपको बहुत बीमार कर सकता है और आपको जगह जगह दर्द होंगे, मानसिक और शारीरिक। तो आपकी शारीरिक रूप से बीमार और दर्द का अनुभव कराता है, ये है बैड स्ट्रेस, ये भी आंसर सही है। ऑप्शन सी है मेक्स यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ गिवन टास्क, आपको किसी दिए गए कार्य को करने की आपकी क्षमता पर संदेह करवाता है। यस, करवाता है, आप हार जाते हो, उसको कहते हैं हारना। अगर आपने हारना बंद कर दिया तो ना फिर ये तनाव रहेगा, क्योंकि हारना बंद कर दिया तो हम जीतेंगे ज़रूर, और जब जीत जाएंगे तो हमें मिलेंगी तारीफ़ें, और तारीफ़ें मिलेंगी तो हम हो जाएंगे खुश भाई। फिर तनाव, खुशी में तनाव कहाँ होता है, खुशी में तो मज़ा आता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर क्या होता है, जो स्ट्रेस को गायब कर दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, हमें ये बताना नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा स्ट्रेस बस्टर का काम नहीं करता, कौन सा हमारा तनाव कम नहीं करता। हिंदी में लिखा है ऐसी गतिविधियां जो तनाव को रोकने का काम करती हैं उन्हें स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, बहुत दिनों समय तक आप सोचते रहो उसी प्रॉब्लम के बारे में, तब तो और स्ट्रेस हो जाएगा, यही है आंसर। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, यही आंसर है। ये स्ट्रेस बस्टर का काम नहीं करेगा, ये स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करेगा, बूस्टर का काम करेगा, बस्टर का काम नहीं करेगा। स्ट्रेस बूस्टर कहेंगे हम इसको, ठीक है। अगला ऑप्शन है गोइंग टू बेड ऑन टाइम,
आप थोड़ा सो जाओ या जल्दी सो जाओ। रात भर सोचते रहोगे तो तनाव और बढ़ जाएगा। समय पर बिस्तर में जाना, बिस्तर में जाना मतलब सोने के लिए। आंसर सी है लिसनिंग टू म्यूज़िक, संगीत को सुनना, या गार्डनिंग, बागबानी करना, अगर आपकी रुचि बागबानी में है तो नीचे के सारे आंसर स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। आप कहें सर जब तनाव होता है तब तो हमें किसी से बात करने का ही मन नहीं करता। ये सबके साथ होता है बच्चों, ये स्वाभाविक है। लेकिन आपको उस खोल में से या उस शेल में से बाहर निकल के आना पड़ेगा और कोई ना कोई स्ट्रेस बस्टर आपके लिए अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। स्वस्थ रहना है बच्चों, ठीक है। व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? ध्यान क्या होता है? माइंडफुलनेस होता है जब आप किसी भी परिस्थिति में पूरे सजग हैं, एक्टिव हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खोए खोए से नहीं हैं, उसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान, जब हम अपने ध्यान में मतलब आंख मीच के बंद होना नहीं है, जब हम हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो मतलब है इसका। तो देखते हैं किसको कहते हैं माइंडफुलनेस। पहला ऑप्शन है इट इज़ द टेक्निक ऑफ नॉट माइंडिंग एनीथिंग। यह किसी भी बात पर मन ना लगाने का तरीका है। ध्यान में जाने को नहीं कह रहा हूँ भैया, साधु कौन बना रहा है तुम्हें। ऑप्शन ए गलत है। इट इज़ अबाउट शार्पनिंग योर ब्रेन, अपने दिमाग को तेज करना, उसको भी हम माइंडफुलनेस नहीं कहते। इट इज़ द एबिलिटी टू फुली प्रेजेंट इन अ मोमेंट, यह एक पल में पूरी तरह उपस्थित होने की क्षमता है। यही आंसर सही है। उस पल को जीना, उसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसमें संवेदनशील रह के उस पल को महसूस करना, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, आंसर सी सही है। फोर्थ आंसर है इट इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु आर फुल ऑफ थॉट्स। यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए होते हैं। उनको इंटेलिजेंट कह सकते हैं, उनको फिलोसफर कह सकते हैं। माइंडफुलनेस कोई भी हो सकता है जो अपनी जिंदगी के हर पल को जीना जानता हो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस? निम्नलिखित में से कौन तनाव के बारे में सही है? देखते हैं। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, यस। स्ट्रेस बस्टर होते हैं ना, स्ट्रेस का प्रबंधन यानी कि तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है ना। स्ट्रेस बस्टर, आप थोड़ा सा समय अपनी रुचियों में लगाओ, उस बात को थोड़ा भूलने की कोशिश करो, तो मैनेज किया जा सकता है। आंसर ए तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी है स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये आंसर बिल्कुल गलत है। जब हम स्ट्रेस का प्रबंधन कर सकते हैं तो बी आंसर तो गलत हो जाता है कि स्ट्रेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या, कहाँ साहब किसके हाथ में होता है, जब तनाव होना होता है तो हो ही जाता है। ये बात तो सही है। तनाव होना या ना होना ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है। उस परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं तो इसको मैनेज करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन सी है स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, तनाव को कम नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है अगर आपको वो तरीके आते हों और आपको वो तरीके करने का मन हो। तुम खुद ही चाह रहे हो कि साहब मैं तो बस अब पहाड़ों पे जाऊंगा, मैं तो अब साधु बन जाऊंगा, दिल टूट गया साहब मेरा, तो तब तो कुछ नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव इस केस में आंसर गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ए है, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, यस, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। विच ऑफ दीज इज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? इनमें से कौन सा समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, अपनी प्रकृति का पालन करने के लिए। ये आंसर पूरी तरह सही नहीं लग रहा है कि हम अपने इंस्टिंक्ट, हमारा मन जो कह रहा है वो काम करो, समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है ना। टू थिंक डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचते रहो। सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम को तो आपको सिर्फ डिफाइन करना पड़ता है कि ये है प्रॉब्लम। अब ये किसकी वजह से हो रही है, उसका समाधान क्या है, वो प्रॉब्लम पे ध्यान केंद्रित करके नहीं होएगा। मान लीजिए आज मुझे परीक्षाओं में ऐसा लग रहा है मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो ये एक समस्या है। इस समस्या को सिर्फ देखते रहोगे, मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो हमें कम समय में भी ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करने हैं, इस समाधान को ढूंढना है ना। प्रॉब्लम को तो है, वो तो है ही, उसको आप देखते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है टू गैदर एंड एनालाइज डेटा, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने। यस, ये आंसर सही है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अगर आपको समस्या समाधान प्रक्रिया में आना है, तो आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है, और फिर उनको एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप एनालाइज कर लेंगे कि कौन कौन से वो कारक हैं जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो उन कारकों का समाधान भी ढूंढा जाएगा कि अब उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। रूट कॉज पे पहुंचना पड़ेगा। वो डेटा आपके पास होंगे तभी पहुंच पाएंगे। तभी तो डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है जब किसी इलाज को करता है। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट करवाना है, मतलब क्या हो सकता है। बहुत सारे सवाल तो डेटा इकट्ठा किया जाता है। समस्या है तो समाधान भी है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओनली एक्सपर्ट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं? नहीं,
ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेषज्ञ ही किसी समस्या का समाधान करे। हम तो इंसान हैं, जानवरों को भी समस्या होती होगी ना, तो उनकी समस्या का समाधान भी तो कोई करता ही होगा, ठीक है ना। बारिश आ रही है तो उनको पता होगा ना पेड़ के नीचे छुपना है या गुफा में घुसना है या ज़मीन में गड्ढा खोद के घुसना है, क्या करना है, उनको पता होता है। समस्या का समाधान उनके पास भी होता है। तो ऑप्शन ए तो मुझे सही नहीं लग रहा है भाई दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात सही लग रही है। कौन सा कथन सही है? ये सही लग रहा है। जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं उतने ही आप बेहतर होते जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने। आपकी आदत हो जाती है ना समस्याओं का सामना करना और उनका निवारण करना, समाधान ढूंढना। यस, ये आंसर सही है। ये एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस, और ये पूरी ज़िंदगी एक लर्निंग प्रोसेस ही है। हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, एक नए वर्जन को दुनिया के सामने लाते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसको हिंदी में लिखा है आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या समाधान में आप उतने ही बेहतर हो जाएंगे। ये कथन सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। वी नीड टू परस्यू अ कोर्स टू इवन सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम। हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी पाठ्यक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अरे सर, पानी टपक रहा है घर में, तो एक काम करो, सिविल इंजीनियरिंग कर लो पहले, या सिविल ड्राफ्ट्समैन से ITI कर लो। भैया, हर समस्या के लिए आप एक कोर्स करना शुरू नहीं कर देंगे या कोई किताब उठा के पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे। ये आंसर भी पूरी तरह सही नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का समाधान करना जरूरी ही नहीं है, बेड़ा गर्क। जो इसको आंसर मान रहा है ना अपना, बस मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, इम्तिहान है तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजंस। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है योर मूड। तुम्हारा इस समय मूड कैसा है, मिजाज कैसा है। भाई, डिसीजन हमें लेना होता है प्रॉब्लम के लिए। आपको अपना मिजाज ठीक रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आपके मिजाज पर निर्भर नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, है ना। तो आपका मिजाज, मूड अच्छा है या बुरा है, इसको कंसीडर आप करने लगोगे तो जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा मैं इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं करूँगा, तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपने समस्या को छोटे में ही ठीक कर लिया तो बाद में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वरना बाद में 9 टाँके लगाने पड़ेंगे एक टाँके की जगह, ठीक है। तो योर मूड इज़ नॉट अ गुड आंसर, ये आंसर सही नहीं है। द चॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों की पसंद, आप किस तरीके के दोस्त बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम, ये इनडायरेक्टली हो सकता है सही हो, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है कि हमें जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो किस बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। समस्या आ गई, अब इस बात को सोचूंगा कि मैंने कौन से दोस्त बनाए कौन से नहीं बनाए। हमने गलत दोस्त, बेवफा लोगों से दोस्ती कर ली थी, ठीक है, ये आप सोचते रहें, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपके समुदाय के नियम, आपके जो समुदाय हैं उनके जो नियम हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन नियमों के बाहर कोई चीज़ जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो तब क्या करेंगे हम, है ना। तो ये भी आंसर सही हो सकता है। पहले फोर्थ आंसर पढ़ लूँ तब बताऊँगा। योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या हैं। यस, ये आंसर सबसे सही है। भाई, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपको वो मौका दिया गया है या आपके पास वो परिस्थिति आई है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे ना। आपको वो समाधान का क्या रिजल्ट चाहिए वो आपकी प्राथमिकताएं तय करेंगी। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही समझ में? ओके। अब जॉब्स मान लीजिए मार्केट में कम है, ठीक है, आपने ITI पूरी कर ली और मान लीजिए जॉब्स मार्केट में कम है, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? नियम, समुदाय के नियम क्या कह रहे हैं? समुदाय के नियम तो ये कह रहे हैं किसान का बेटा किसानी कर लेगा, मजदूर का बेटा मजदूरी कर लेगा। उससे क्या हो जाएगा? आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपकी प्राथमिकता क्या है? आपको अगर 1 महीने के अंदर जॉब चाहिए और वो जॉब सरकारी नहीं मिल रही है, आप प्राइवेट करेंगे, क्योंकि आपकी प्राथमिकता है कि ITI करने के बाद आप भूल ना जाएं इस कोर्स को। आपकी प्राथमिकता यह है कि चलना शुरू करूंगा तो दौड़ना भी सीख जाऊंगा एक दिन। आपकी प्राथमिकता यह है कि कहीं से भी मैं चलना शुरू करूं अपनी मंजिल तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचना है अगले 3 साल में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सबसे सही आंसर है वो है डी। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर विचार करना चाहिए? आपकी प्राथमिकता क्या है अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो।
ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? गुड है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज अ फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट? स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये तो हम सबको पता है। कहाँ है आंसर? कहाँ है आंसर? हाँ, डी, ऑल ऑफ द अबव। अरे ऑल ऑफ द अबव नहीं है ये है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, भले ही वो ऑप्शन डी है। आपका कभी कभी ये भी मन करता होगा कि सर ये हमेशा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी ही क्यों होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ समवन इज इम्पल्सिव इट मीन्स दैट दे एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट विदाउट थिंकिंग वेल अबाउट देयर डिसीजंस। इम्पल्सिव डिसीजंस में लीड टू। यदि कोई आवेगी है, आवेगी मतलब जो एकदम बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब परिस्थिति सामने आते ही उससे कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है, वो संतुलन में नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या बहुत जल्दी हत्या डाल देता है या बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है, उसको हम इम्पल्सिव कहते हैं। और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है वो, उसको बहुत जल्दी गलती का पता भी चल जाता है बेचारे को। तो यदि कोई आवेगी है तो इसका अर्थ है कि वह अपने निर्णयों के बारे में अच्छी तरह से सोचे बिना सहजता से कार्य करता है। वो आवेश में आके कार्य करता है, मतलब अपने नेचर के अनुसार उसका रिएक्शन निकल जाता है। आवेगी निर्णय रिक्त स्थान को जन्म दे सकते हैं। नो नेगोशिएशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, करेक्ट। आपको संतुलन में रहना पड़ेगा, आवेशी होकर काम नहीं चलता। बाद में अपनी गलतियों को समझ के क्या फ़ायदा? आप शुरुआत में पूरा खेल समझ लो, उसके पक्ष और विपक्ष समझ लो, तब कोई निर्णय पे पहुंचो। उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। पर इम्पल्सिव उसका अपोजिट होता है। वाइज नेगोशिएशन तो वो कभी कर ही नहीं सकता। वाइज मतलब बुद्धिमता से बातचीत नहीं कर सकता, वो तो बेचारा आवेश में आके बात करता है फिर। तो बी आंसर गलत है। विन, जीत, वो उसे हमेशा जीत मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। सामने अगर आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है तो आप जीत जाएंगे किसी भी परिस्थिति में, लेकिन अगर सामने समझदार हैं तब आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। इसलिए विन आंसर सही नहीं है। नन ऑफ द अबव तो आंसर होता ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। तो ये थे आज के 20 सवाल इसेंशियल स्किल्स के। इसके बचे हुए 16 सवाल अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और इसको इसेंशियल स्किल्स या परीक्षाओं के में पूछे जाने वाले कुछ सवाल मत समझना दोस्तों, ये हैं आपकी लाइफ स्किल्स। और लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? लाइफ का मतलब है जीना। जीना है तो तनाव मुक्त होकर जीना है, हमारे सारे काम हो जाने चाहिए। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? पैसा खाओगे नहीं, दाल में लगा के नोटों को खाओगे क्या? पैसा इसलिए होना चाहिए कि मेरी कोई जिम्मेदारियां ना रुक जाएं, मेरे कोई काम ना रुक जाएं, और अगर वो जिम्मेदारियां और काम रुकेंगे तो मुझे तनाव आएगा। हम अपने तनाव से बचना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और मस्त रहो, खुश रहो। गुड बाय।